आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, यानी भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हम अपनी, यानी कि यूनिट वन का जो चैप्टर वन है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल से। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखें जाके। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू के चैप्टर टू के बारे में, और चैप्टर टू का ये हमारा पार्ट वन रहेगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम पार्ट वाइज कवर करेंगे इसको भी। तो पार्ट वन बनने वाले हैं चैप्टर टू का। देखिए, चैप्टर टू हमारा है रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, यानी भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान जो समाज सुधारक रहे और जो समाज सुधार के खिलाफ रहे, वो क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन लोग थे जिन्होंने समाज को सुधारा, या क्या क्या समाज में बुराइयां थी जिनको दूर किया, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। और आप इस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिए @एकलव्य स्नातक वन। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और हमारे नोट्स भी अब आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं शताब्दी कौन सी है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। जब भारत आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो उसे उस दौरान जो 100 साल उस दौरान जो रहे, उसके दौरान क्या क्या भारत के अंदर कमियां रहीं, क्या क्या सोशल इविल्स थी, यानी सामाजिक जो बुराइयां थी वो क्या क्या थी। सामाजिक कह लो या रिलीजियस कह लो, यानी सामाजिक और धार्मिक जो बुराइयां थी भारतीय समाज के अंदर, वो किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी और कहीं ना कहीं पूरी इंडियन सोसाइटी को वो खराब कर रही थी, वो सामाजिक जो बुराइयां थी। तो उन सामाजिक बुराइयों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन सामाजिक बुराइयों को किस प्रकार से जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, यानी समाज जो सुधारक थे, समाज सुधारक हिंदी में कहते हैं इसे समाज सुधारक, उन्होंने किस प्रकार से उनको दूर किया। तो देखिए, जो सामाजिक बुराइयां थी वो थी कास्ट सिस्टम, यानी जातिवाद। चाइल्ड मैरिज, यानी बाल्यावस्था के अंदर बच्चों की शादी करा देना, खास तौर से चाइल्ड गर्ल मैरिज कह सकते हो आप इसको, यानी लड़कियों की जो शादी है वो बाल अवस्था के दौरान ही करा दी जाती थी। सती प्रथा, सती प्रथा से आप अच्छी तरह जानते होंगे। सती प्रथा को अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ मैं आपको। सती प्रथा के अंदर क्या होता था कि यदि एक कपल से मान लो और उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी वाइफ है उसको भी उसके साथ जो है वो जला दिया जाता था, यानी उसको अपने हस्बैंड की चिता के साथ जलना होता था। उसे कहते थे सती प्रथा। तो ये एक काफ़ी बड़ी सामाजिक बुराई थी, और मैं कहूँ ये तो बिल्कुल ही इसे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इतनी बुरी चीज़ थी हमारे भारतीय समाज के अंदर, जिसको दूर किया था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की गई थी स्पेशली इसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा। अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की समस्या हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा थी। तो ये सभी कुछ सामाजिक बुराइयां थी जिनके आधार पर या जिनके द्वारा जो हमारा समाज था वो बिखर रहा था। इंडियन सोसाइटी हमारी, हम जो भारतीय समाज था वो खराब हो रहा था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को दूर करना था हमारी सोसाइटी से, इनको रिमूव करना था, इनको हटाना था हमारे समाज से, तभी हमारा समाज फल फूल सकता था और उसमें एक नई सोच जो है वो पैदा हो सकती थी। तो ये सभी बुराइयां थी 19वीं शताब्दी के दौरान। देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत आगे भी बढ़ रहा था। ऐसी बात नहीं है कि बुराइयां ही थी सब, भारत आगे भी बढ़ रहा था। कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा था। दार्शनिक क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा था। धार्मिक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा था। इन सभी चीज़ों के अंदर भारत आगे भी बढ़ रहा था और एक नई सोच जो है वो भारत के अंदर पैदा हो रही थी। ठीक है, एक नई सोच का भारत के अंदर उदय हो रहा था जो इन बुराइयों को दूर करना चाहता था। तो वो जो ग्रुप था जो इन बुराइयों को दूर करना चाहता था, वो ग्रुप कौन सा था? वो था रिफॉर्मिज्म का ग्रुप। यानी वो चाहते थे कि भारत का जो भारत में जो चल रहा है उनका पुनर्गठन हो, पुनर्जागरण हो, सुधार हो। ठीक है, तो वो एक ग्रुप था रिफॉर्मिज्म का। उसके बाद एक ग्रुप ऐसा भी था, वो था एंटी रिफॉर्मिज्म। ये दो ग्रुप थे उस टाइम पे जो ये कह सकते हो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर आते थे, यानी सुधार आंदोलन के अंदर ये ग्रुप आते थे।
एंटी रिफॉर्मिज्म कौन थे? एंटी रिफॉर्मिज्म कहते थे कि देखिए भारतीय समाज को बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन जो भारतीय मूल चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए हमें। यानी कि जो वेदों पर जो चीज़ें टिकी है उनको नहीं भूलना है, ठीक है। जो भारत जो सोने की चिड़िया रहा है, उन उन सभी चीज़ों से जो जुड़ाव रहा है भारत का, वो दूर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो थे वो एंटी रिफॉर्मिज्म में आते थे। वो ऐसा ग्रुप था जो चाहता था कि हमें एक इतनी बड़ी नई सोच की ज़रूरत नहीं है, या हमें पश्चिमी सभ्यता का अपनी सभ्यता के अंदर विलय होने से रोकना होगा। वो लोग थे एंटी रिफॉर्मिज्म के अंदर। और रिफॉर्मिज्म मैंने आपको बता दिया कौन थे। तो जो रिफॉर्मिज्म ग्रुप था वो क्या चाहता था? वो चाहते थे देखिए आज़ादी होनी चाहिए, यानी लिबरल आइडियाज़ को जन्म देना चाहते थे वो। यानी सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, शिक्षा के अंदर सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा के अंदर खुली सोच को पैदा होना होगा, स्वतंत्र सोच को हमें शिक्षा के अंदर देखना होगा, ठीक है। ये सभी रिफॉर्म करने होंगे सोसाइटी के अंदर, यानी समाज में ये सभी हमें सुधार करने होंगे। ये था रिफॉर्मिज्म ग्रुप। ऑन द अदर हैंड द एंटी रिफॉर्मिज्म, और इसके अलावा जो एंटी रिफॉर्मिज्म जो ग्रुप था वो क्या कहता था कि वो फोकस करता था ऑन द गोल्डन पीरियड्स ऑफ द इंडिया एंड एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक द पास्ट ग्लोरी। यानी वो कहता था कि जो भारत का मूल रहा है, या भारत के भूतकाल के अंदर जो भारत में सभी चीज़ें थी वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। यानी वेदों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, और पश्चिमी सभ्यता से हमें बचना चाहिए। तो ये एंटी रिफॉर्मिज्म के जो ग्रुप था वो ये कहता था। और उस समय भारत में राज कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर राज कर रहे थे। आपको पता होगा ब्रिटिशर ने 200 साल लगभग राज किया है, ठीक है। तो जो कॉलोनियल रूल था, यानी जो ब्रिटिशर भारत पे राज कर रहे थे, वो क्या कहते थे? उनका भी एक अलग दृष्टिकोण था। वो क्या कहते थे? देखिए कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं, वो भी मानते थे इस चीज़ को कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन समाज है, भारतीय जो समाज है, उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, या कह सकते हो कि कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनको बदलना होगा। दे नीड टू रिफॉर्म, यानी उनको सुधार की आवश्यकता, ये भी मानते थे। इनको भी पता था कि सती प्रथा जो है वो काफ़ी बुरी चीज़ है समाज के लिए, तो ये जानते थे और इन्होंने इन चीज़ों को दूर भी किया। तो इनका भी यही कहना था कि बिल्कुल इंडिया को एक नई सोच के साथ आगे जाना चाहिए और इन सामाजिक बुराइयों से बचना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज जो था उसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय कौन थे? इनका जन्म हुआ था 1772 में राधानगर में, ठीक है। इनका राधानगर में जन्म हुआ 1772 में, एक छोटा सा गांव था बंगाल का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पढ़ाई की अपनी संस्कृत लिटरेचर में, यानी संस्कृत साहित्य के अंदर इन्होंने पढ़ाई की थी। और हिंदू फिलोसफी के अंदर इन्होंने पढ़ाई की थी वाराणसी से। वाराणसी से इन्होंने क्या पढ़ाई की थी? संस्कृत लिटरेचर की और हिंदू फिलोसफी की। और इसके बाद इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को सीखा, अरेबिक और कोरियन, ये इन सभी चीज़ों को इन्होंने सीखा पटना से। पटना में जाके इन्होंने इन सभी भाषाओं को जो है सीखा। कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे, सेवरल लैंग्वेज को ये जानते थे। कौन कौन सी? इंग्लिश को अच्छी तरह जानते थे, लैटिन भाषा को अच्छी तरह जानते थे, ग्रीक को जानते थे। कौन? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। टू कैरी आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, राजा राम मोहन राय फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी। यानी उन्होंने जब देखा कि भारतीय समाज के अंदर क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की 1828 में। और इस संगठन को नाम दिया गया ब्रह्म समाज। इस संगठन को क्या नाम दिया? ब्रह्म समाज का इसको नाम दिया गया। और ये पहला ऐसा संगठन था, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने या धार्मिक सुधार के लिए अपनी पहल की थी, इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी पहल की थी। और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने वेदों का सम्मान ना किया हो, उन्होंने कहा हम वेदों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो धार्मिक बुराइयां हैं, जो सती प्रथा है, जो बाल विवाह है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमें सोसाइटी से हटाना होगा। तो इन्होंने ऐसी अपनी एक फिलॉसफी दी। ब्रह्म समाज ने जो था, ब्रह्म समाज कहता था कि देखिए जो दक्यानुसी सोच है, जो रिचुअल्स है, जो दक्यानुसी सोच है समाज की, उसे हमें दूर करना होगा, उससे बचना होगा। वो सभी चीज़ें मीनिंगलेस है, यानी वो ये सभी चीज़ें अर्थपूर्ण नहीं है, इनसे हमें बचना होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। सती प्रथा का इन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज किया था, यानी सती प्रथा के सबसे ज़्यादा ये खिलाफ थे। और सती प्रथा को दूर करने में, या कह लो कि समाज से सती प्रथा को मिटाने में इनका सबसे बड़ा अहम रोल था। इनके द्वारा ही सती प्रथा को हटाया गया था। राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट पर्सन who spread the nation consciousness in the India and advocate for the quality and dignified life। यानी इन्होंने समानता के लिए और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए इन्होंने एडवोकेट, यानी इनकी वकालत की कि
समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी उनको इक्वालिटी मिले, उनको समानता मिले, उनको एक ऐसी डिग्निफाइड लाइफ मिले जिसको उस लाइफ के साथ वो जी सके। राजा राम मोहन राय फोर्ट, और इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, सोशल इविल्स जो मैंने आपको बता दी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब गर्भ में ही गर्ल चाइल्ड को जो है, जो गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता था, उसके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा हमारे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी बुराई अब तक भी है कि लड़कियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। पता नहीं लड़कों की चाह इतनी ज़्यादा इस समाज के अंदर है, काफ़ी गलत है, काफ़ी बुरा लगता है। तो ये भी देखिए कितनी बुरी चीज़ थी, इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस समय से ये चीज़ चली आ रही थी। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव जो समाज के अंदर था, इन सभी चीज़ों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को जोड़ा कि हमें इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी ये सामाजिक बुराइयां जो है समाज से दूर हो सकती हैं। और जो सती प्रथा था, फाइनली सती प्रथा को इन्होंने दूर किया। विलियम बेंटिक जो थे, भारत के वायसराय थे उस समय पे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने जो एक लॉ बनाया था कि सती प्रथा को भारतीय समाज से दूर कर देना है, भारतीय समाज से इसको ख़त्म कर देना है। तो 1829 में सती प्रथा जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। विलियम बेंटिक के द्वारा एक लॉ बनाया गया था, उसके लॉ के द्वारा। इट वाज अ सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट अगेंस्ट एंड एज ओल्डन सिविल सोशल इविल, यानी एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट इसको माना जाता है। मूवमेंट यानी सक्सेसफुल, सफलता कारी आंदोलन इसको माना जाता है। इसकी वजह से सती प्रथा जो है वो दूर हो गई थी, बहुत बड़ी सामाजिक जो बुराई थी। इसके बाद देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ये पिता थे। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो ये ब्रह्म समाज था ये बंगाल के अंदर ही स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, क्योंकि ये बंगाल से थे तो इन्होंने बंगाल से ही इस चीज़ को स्टार्ट किया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, और इन्होंने ब्रह्म समाज को फॉलो किया था, और ब्रह्म समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और ब्रह्म समाज से प्रभावित होने के बाद इन्होंने देखिए क्या किया। जो जो ब्रह्म समाज ने जो जो स्टेप ब्रह्म समाज ने अपनाए थे, जो जो कदम उन्होंने सोशल इविल्स या रिलीजियस इविल्स के खिलाफ जो जो इन्होंने किया, वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी किया। और इन्होंने 1839 में एक तत्वबोधनी सभा इसको संबोधित किया, या ये कह सकते हैं इसको इन्होंने बनाया। किस लिए बनाया था? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए, और जितनी भी सोशल इविल थी इन सभी के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने इस सभा का जो है इन्होंने निर्माण किया था। और ये राम मोहन राय के जो आइडियाज़ थे यानी जो इनके विचार थे, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद बात करते हैं द प्रथाना समाज। जो प्रथाना समाज था, इसकी जो स्थापना थी वो महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की थी वो करी थी महादेव गोविंद रानाडे ने और आरजी भंडारकर ने। आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रथाना समाज की स्थापना की थी 1867 में। इसकी जो स्थापना इन्होंने की थी, और इन्होंने इसकी स्थापना हिंदुज़म के विस्तार के लिए की थी। यानी इन्होंने कहा था जो हिंदू धर्म है इसको थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है। हिंदू धर्म के अंदर जो सामाजिक कुरीतियाँ या धार्मिक कुरीतियाँ जो है उनको हटाना होगा, उनसे बचना होगा हमें, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। और उन्होंने कहा देखिए जो एक भगवान की जो पूजा है हमें इसके अंदर ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये दो जो ग्रेट लीडर थे, इन्होंने जो है महाराष्ट्र के अंदर इसको फैलाया, प्रथाना समाज को। और ब्रह्म समाज का इन्होंने सम्मान किया था, और ब्रह्म समाज के ये कार्य से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी कार्य को उन्होंने आगे जो है वो बढ़ाया था महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना, ब्रह्म समाज फैला था कहाँ पर? बंगाल के अंदर, और ये फैला था कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। और इसने जो प्रथाना समाज था इसने अटैक किया था किस पे? कास्ट सिस्टम पे, यानी इसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कास्ट सिस्टम पे। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और बताई थी। देखिए प्रथाना समाज ने क्या बताया हमें, कि जो प्री डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, यानी जो डोमिनेंस चल रहा है ब्राह्मणों का, आपको पता होगा ब्राह्मणों ने काफ़ी दिनों तक वर्चस्व रखा था हमारे भारतीय समाज के ऊपर। यानी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार से यूज़ किया गया था कि ब्राह्मण उस टाइम पे सर्वोपरि थे या सर्वश्रेष्ठ थे अपने आप में। और ब्राह्मणों के द्वारा जो किया जाता था शूद्रों के साथ वो काफ़ी दयनीय था, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इस चीज़ को उजागर किया प्रथाना समाज ने। उन्होंने कहा कि जो प्री डोमिनेंस है ब्राह्मणों का उसे हमें ख़त्म करना होगा, उससे हमें बाहर निकलना होगा, और ब्राह्मणों को ये एहसास दिलाना होगा कि सभी जातियाँ एक समान हैं, और सभी जातियों में रहने वाले लोगों को हमें एक जैसा सम्मान करना चाहिए। और इन्होंने एक कंपेनिंग की किसके खिलाफ? चाइल्ड मैरिज यानी बालिका विवाह या
बाल विवाह कह सकते हो आप इसको, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने कंपेनिंग की थी, विडो मैरिज के खिलाफ इन्होंने कंपेनिंग की थी, और फीमेल एजुकेशन का मुद्दा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उठाया था। विडो मैरिज भी आपको बता देता हूँ, जब किसी का पति मर जाता है तो पत्नी जो है विडो हो जाती है, उसके बाद हमारे समाज के अंदर ये आज़ादी नहीं थी कि वो एक और शादी कर सके। मान लो एक कपल्स की शादी होती है और अर्ली अर्ली उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो लेडीज़ की जो लाइफ है वो स्पॉइल हो सकती है अगर वो दूसरी शादी ना करे। तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, विडो मैरिज को अलाउ करना होगा। कहीं ना कहीं जो विधवा लेडीज़ हो जाती है उसको दूसरी शादी करने का अधिकार होना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने का एक अधिकार होना चाहिए। फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंपेनिंग चलाया था कि महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा जो है वो उठना चाहिए और महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा, और हमारा समाज शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ेगा। राणा डे स्टार्टेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन एंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और जो राणा डे थे इन्होंने एक एसोसिएशन भी चलाया था जो विधवाओं की शादी कराते थे, और फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने एक ये कह सकते हैं कि फीमेल एजुकेशन के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन जो है वो चलाया था। राणा डे वाज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। तो राणा डे भी उनमें से एक थे, वो ग्रुप था जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। वो अकेले व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, तो उस ग्रुप के अंदर राणा डे भी शामिल थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को खोजा था, उसकी जो स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। देखिए ये भी समाज सुधारक था अपने आप में। कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध चलाया गया था, यानी जो रूढ़िवादी सोच समाज के अंदर फैली हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। बंगाल जो मूवमेंट था, युवा बंगाल मूवमेंट जो था वो किसने चलाया था? वो चलाया था हेनरी लुइस विवान ने विवियन ने हेनरी लुइस विवियन जॉर्जियो, इसने ये जो मूवमेंट है वो चलाया था। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये फॉरेनर है, ये लेकिन फॉरेनर नहीं थे, ये थे एंग्लो इंडियन। इनके जो पिता थे वो थे पुर्तगाली और इनकी माता जो थी वो इंडियन थी, यानी कि जो इनकी माता वो इंडियन थी, पिता थे पुर्तगाली। तो ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जो भारत में भी रहते हैं और भारत के बाहर भी रहते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन थे। और ये कैलकटा के अंदर एक हिंदू कॉलेज था, उसके अंदर एक ये टीचर थे, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित थे और रूढ़िवादी सोच के ये खिलाफ थे, ठीक है। और इन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स थे 1820 में 20 के अंदर ये टीचर रहे थे हिंदू कॉलेज के अंदर। हिंदू कॉलेज कहाँ था? कैलकटा के अंदर, बंगाल में। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया था, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स को इन्होंने बताया कि हमें रूढ़िवादी सोच से परे होना होगा, और हमारे समाज को एक ये कह सकते हैं एक नई सोच की आवश्यकता है, एक फ्री थिंकिंग की आवश्यकता है, ठीक है। जिसकी सहायता से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी हमारे समाज को चाहिए होगी, एंड फ्रीडम चाहिए होगा, यानी आज़ादी हमारे समाज को चाहिए होगी, समानता हमारे समाज को चाहिए होगी। और जो रूढ़िवादी सोच है, जो ऑर्थोडॉक्स जो हमारे रूढ़िवादी सोच जो हमारे समाज के अंदर फैली हुई है, इसको हमें सिरे से नकारना होगा, इसको हटाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन 1870। देखिए 1870 के अंदर बंगाल यानी कलकत्ता के अंदर, बंगाल में ही कलकत्ता आता है, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो 1870 के अंदर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो करी गई थी वो बहुत बड़ा स्टेप था। ये ऑर्थोडॉक्स सोच को हटाने के लिए, रूढ़िवादी सोच को हटाने के लिए, या एक नए समाज की स्थापना करने के लिए, नई सोच को उत्पन्न करने के लिए। और इसी कॉलेज के टीचर थे, वो कौन थे? इसी कॉलेज के टीचर थे हेनरी, जो मैंने अभी आपको बताया। हेनरी वॉज अ टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज। ही वॉज बोर्न इन 1809, 1809, 1809 के अंदर इनका जन्म हुआ था, 1809 में। और इनके मिक्स्ड पेरेंट्स थे, मैंने आपको बता दिया। जो इनके पिता थे वो पुर्तगाली थे, इनकी माता जो थी वो एक इंडियन थी, इसीलिए इनको एक एंग्लो इंडियन के उस पर देखा जाता था। तो इन्होंने इस संगठन को जो है चलाया था। एट द एज ऑफ 17, यानी 17 साल की उम्र में इन्होंने इस हिंदू कॉलेज को ज्वाइन किया था एज ए टीचर। और 1831 तक इन्होंने इसको यहाँ पर पढ़ाया, और लोगों को जो है बताया कि किस प्रकार हमारा समाज जो है दक्यानुचित सोच से कैसे आज़ाद हो सकता है, और हमें समानता के लिए लड़ना होगा, ठीक है। एक नई सोच को जन्म देना होगा, एक लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, हमें कैसे किस प्रकार से उस चीज़ का यूज़ करना है हमें,
ठीक है। तो इस प्रकार के आंदोलन इन्होंने चलाए, लोगों को इन्होंने जागरूक किया कि तुम्हें जागना होगा। 17 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किया था। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज बिकॉज ऑफ इट्स रेडिकुलिज्म एंड डेड सून आफ्टर द एज ऑफ 22। और आपको बताओ 22 साल की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको हिंदू कॉलेज से जो है हटा दिया गया था। पहले इनको हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हटाया था? क्योंकि ये रेडिकुलिज्म को फैला रहे थे। रेडिकुलिज्म क्या होता है? कट्टर, इनको उस समय के समाज का मानना था कि ये कट्टरपंथी फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्रों के बीच कट्टरपंथी को जन्म दे रहे हैं। बाकी वो कट्टरपंथी नहीं था, वो चीज़ क्या थी? वो ये था कि वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि हमारे समाज को लिबर्टी की आवश्यकता है, यानी एक स्वतंत्र सोच की हमें आवश्यकता है। लेकिन उन्हें ये लगा कि ये रेडिकुलिज्म को फैला रहे हैं, कट्टरपंथी को जन्म दे रहे हैं, तो इसलिए इनको हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था। 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए सबसे बड़े समाज सुधारक हमारे रहे सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना की थी, किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। आपने इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ये गांधी जी के गुरु भी रहे हैं। तो इन्होंने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की थी, किसकी? सत्यशोधक समाज की। अब जो सत्यशोधक समाज था, इसका क्या काम था? इसका भी यही काम था कि कास्ट सिस्टम के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे कंपेनिंग कास्ट सिस्टम के विरुद्ध करनी है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। जो समाज में छुआछूत फैला हुआ है, जो दलितों के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पहचाना कि जो दलित है, जो दलित वर्ग है, जो उनको एक स्पेशल दर्जा दे दिया गया है दलित का, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा। और दलितों का शोषण किया जा रहा था ब्राह्मणों के द्वारा। तो इन्होंने इस समाज की स्थापना इसीलिए की थी कि दलित इससे जुड़ें और दलित एक यूनिटी में आ जाए, और यूनिटी में आने के बाद वो इसका विरोध करें और उनको एक समानता वाला जीवन मिल सके, ठीक है, उनके अधिकार उन्हें मिल सके। तो इसलिए सत्यशोधक की समाज की जो है स्थापना इन्होंने की थी। पीपल फ्रॉम ऑल कास्टेज एंड रिलीजियस वर अलाउड टू ज्वाइन दिस एसोसिएशन। और सभी धर्म और जाति के लोगों को आज़ादी थी कि वो इस एसोसिएशन को ज्वाइन करें। इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद वो जाने कि किस प्रकार से डोमिनेशन है, किसकी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों ने किस प्रकार से समाज को डोमिनेट कर रखा है, वो इस चीज़ को समझे, और समझने के बाद वो ब्राह्मणों का विरोध करे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और चलाई थी कि शादी विदाउट ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों के बिना हम शादियों को भी कर सकते हैं। उस समय देखिए जब शादियां होती थी तो ब्राह्मणों को इस प्रकार से देखा जाता था कि ब्राह्मण एक भगवान है, और ब्राह्मण अगर नहीं होगा तो शादी भी नहीं हो पाएगी। मुहूर्त निकालने के लिए अगर ब्राह्मण को बुलाना है तो पता नहीं, किसी एक होली मैन यानी एक भगवान के व्यक्ति को हमें घर में बुलाना होगा। इस प्रकार की धारणाएं व्यक्ति के अंदर बनी हुई थी। तो इन्होंने एक ऐसी कंपेनिंग करी कि हम विदाउट ब्राह्मण शादी करके दिखाएंगे, शादी हम बिना ब्राह्मणों के भी कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ की स्थापना जो है सत्यशोधक समाज के द्वारा लोगों को इन्होंने बताया। इसके बाद देखिए बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे ये भी, ठीक है। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था विडो मैरिज के लिए, यानी इन्होंने बताया कि विडो मैरिज जो है वो अलाउ होनी चाहिए। और 1872 में गवर्नमेंट ने इनके इसके जो इन्होंने जो चलाया था प्रोग्राम, उसको सक्सेसफुली बताते हुए उसको अलाउ कर दिया था कि विडो जो मैरिज है वो चल सकती है, वो लीगल हो सकता है, ठीक है। उसको लीगलाइज कर दिया गया था 1872 में सरकार के द्वारा। 1872 में किसी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश की। ध्यान रखना ये सभी चीज़ें ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उसने पास की थी। तो उन्होंने इसको कर दिया था कि भाई जो इस मैरिज है इसका एक एक्ट बना दिया कि इसको लीगलाइज कर देते हैं, इसको लीगल कर देते हैं, किसको? विडो मैरिज को, यानी विधवाओं को दोबारा से फिर से मैरिज करने के लिए अलाउ है। और वो अगर उसको कोई रोकता है समाज में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा एक लॉ बना दिया गया था अकॉर्डिंग टू ब्रह्म समाज राइट्स। और ये ब्रह्म समाज के जो इन्होंने ब्रह्म समाज के जो कार्य थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके कार्यों को इन्होंने भी आगे बढ़ाया था। इसके बाद बात करते हैं दादोबा पांडुरंगा की। दादोबा पांडुरंगा ने, इन्होंने भी एक सभा चलाई थी, परमहंसा सभा। 1840 में परमहंसा सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और ये भी एक सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन थी 19th सेंचुरी के दौरान। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। परमहंसा सभा का भी मेन काम यही था कि लोगों को जागरूक करना, जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़नी है, छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़नी है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है। तो परमहंसा सभा ने भी यही काम किया था। कब? 1840 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं के श्रीधरालु नायडू। ही फाउंडेड वेद समाज इन मद्रास।
अलग अलग जगहों पर जो ये सामाजिक आंदोलन चल रहे थे वो किस लिए चल रहे थे, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो है ये सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। प्रत्येक स्टेट के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर, कहीं ना कहीं प्रत्येक गांव के अंदर ये सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। तो अलग अलग लोग अलग अपने अपने स्थान पर, जो जहाँ पर लोगों को जोड़ सकते थे, ठीक है, वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे अलग अलग समाज की स्थापना करके। तो नायडू साहब ने स्थापना की थी वेद समाज की, ठीक है, वेद समाज की इन्होंने स्थापना की थी मद्रास में। और किसके अंडर थी, इन्होंने गाइडेंस ली थी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे किससे, केशव चंद्र सेन से, जो 1864 में इनकी जो उन्होंने स्थापना जो है की थी, इससे प्रभावित थे। तो इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। किस लिए की थी, देखिए इन सब का काम एक ही था कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ना है, विडो मैरिज को अलाउ कराना है, ठीक है, और कास्ट सिस्टम के खिलाफ हमें लड़ना है। तो ये सभी चीज़ें इन सभी संगठनों का यही काम था, ये सभी सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करी कि क्या क्या रिफॉर्म्स जो थे वो 19th सेंचुरी के दौरान हुए, और कौन कौन से रिफॉर्मर्स लोग थे जिन्होंने आंदोलन जो है वो चलाए समाज सुधार के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटी रिफॉर्मर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।